धरती और स्वर्ग शायद ही कभी एक साथ आए हों और भगवान ने प्राचीन हरियाणा से बेहतर मनुष्य के रहने योग्य स्थान शायद ही कभी बनाया हो। ये वर्ड्स हैं एक फेमस इतिहासकार के जिनका नाम है डॉक्टर हरिराम गुप्ता। एंशंट हरियाणा को खुद स्वर्ग के साथ कंपेयर किया गया था। बट इसकी वजह क्या थी? आइए समझते हैं। वेलकम टू इंफ्रा एज। हरियाणा के एक छोटे से गांव में ऐसे शहर के अवशेष मिले हैं जो लगभग 5000 साल पुराने हैं। और हैरानी की बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा प्राचीन प्लांट सिटी माना जाता है वो है राखीगढ़ी। वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के नारनौल तहसील में स्थित है। यहाँ से सवाल आ जाता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट की नारनौल तहसील में राखीगढ़ी स्थित है। राखीगढ़ी लगभग 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आप याद रखिएगा, कोई और बड़ा हिस्सा नहीं है। कभी कोई और अगर एग्जाम में आ जाए, सबसे बड़ा हिस्सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा है? राखीगढ़ी। आपको ये मार्क करके आना है। राखीगढ़ी कैसे याद रखोगे? नारनौल में ये कैसे याद रखोगे? जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो जो पति की बहन होती है वो राखी बांधती है अपनी भाभी को, तो ननंद बांधती है राखी। तो आप ऐसे याद रखेंगे, राखीगढ़ी, नारनौल, हिसार। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे डेवलप्ड सभ्यताओं में से एक थी। जैसे आज के टाइम में हम कह देते हैं कि कोरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है या जापान बहुत ज़्यादा डेवलप है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसी तरीके से एंशंट टाइम में यहाँ पे आईवीसी के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे, सीधी सड़कें हुआ करती थी और बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। जो आज भी आप देख रहे हो विलेजेस में, इंडिया के कई विलेजेस में आज भी अवेलेबल नहीं है, वो 3000 साल पहले भी अवेलेबल हुआ करता था या 5000 साल पहले भी अवेलेबल हुआ करता था। हरियाणा की पहचान और शहरों तक ही सीमित नहीं है कि भाई बहुत अच्छे शहर हैं। इसी धरती पर वैदिक ग्रंथों की भी रचना हुई और इसी भूमि के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। अब हम आते हैं नाम की तरफ। यह हरियाणा नाम, ये कहाँ से आया ये नाम? पिछली क्लास में हमने किया था हरि प्लस अयाना, जो पहली थ्योरी है। वहां हमने किया था कि हरि का मतलब है कृष्ण, यानी कि भगवान कृष्ण। वहीं पे हरि का मतलब हरियाली से भी जोड़ा जाता है और अयाना का मतलब निवास स्थल, जहाँ पे रहा जाएगा या भूमि। तो हरि की भूमि या हरियाली की भूमि है हरियाणा। कुछ प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा को कहा गया है हरि तनका। हरि तनका, ये कहाँ पे कहा गया है हरि तनका? ये कहा गया है स्कंद पुराण में और शाहमाना इंस्क्रिप्शन में। तो स्कंद पुराण, 18 महापुराण होते हैं, उसमें सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। पुराण क्या होता है? कि पुरानी कहानी या धार्मिक ज्ञान का एक कंपाइलेशन होता है। स्कंद कौन थे? शिवा के जो बेटे थे कार्तिकेय, उनका उनके नाम पे पड़ा है स्कंद पुराण। इसमें तीर्थ स्थल, धार्मिक, भक्ति, इन चीजों का वर्णन है। उसके बाद आता है शाहमाना इंस्क्रिप्शन है। शाहमाना एक ना चौहान डायनेस्टी को बोलते हैं। तो जो पेहोवा है, पेहोवा कुरुक्षेत्र में स्थित है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। वहाँ पे पेहोवा इंस्क्रिप्शन भी इसको बोलते हैं। तो वहाँ से मिली है इंफॉर्मेशन। अब आते हैं बहुधन्यक पे। बहुधन्यक मतलब बहुत अनाज पैदा करने वाली भूमि। तो इसका उल्लेख खुद महाभारत में और योद्धा कॉइन्स में मिलता है। अब एक और थ्योरी के अनुसार अभिरयना, अभिरयना से हरियाणा नाम बना है, यानी कि अभीरा ट्राइब थी जो यहाँ पे रहा करती थी। और प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा को ब्रह्मवर्त या कुरु देश के नाम से भी जाना गया है। ब्रह्मवर्त का क्या मतलब होता है? भगवान ब्रह्मा की पवित्र भूमि, जहाँ पे वैदिक सभ्यता और ज्ञान का विकास हुआ। और कुरु देश का मतलब क्या होता है? कि कुरु वंश की भूमि, जहाँ महाभारत का इतिहास। इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो कुरुक्षेत्र और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उन्हें भी पवित्र माना जाता है। अगर आप मैप में देखें तो ये जो सरस्वती और दृष्टावती,
ये जो 2 रिवर दिख रहे हैं, ये वैदिक ग्रंथों के अनुसार इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र सबसे पवित्र माना गया है और इसी नदी को बाद में ब्रह्मवर्त या ब्रह्मा की भूमि भी इसी को बोला गया। अब ये बात हमें कैसे पता चली? इसका ज़िक्र मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अब शतपथ ब्राह्मण क्या होता है? ये शुक्ल यजुर्वेद का एक एक्सप्लेनेशन या कमेंट्री है। आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद की एक एक्सप्लेनेशन या कमेंट्री है जिनमें इन दोनों नदियों का नाम मिलता है। अब मैप के राइट साइड पर बने व्हील को अगर आप देखते हैं तो इसमें दिए गए हैं वमन पुराण के 7 पवित्र वन। तो ऐसे कौन से 7 वन हैं जो पुराणों में दिए गए हैं? एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कमयाका वन। ये वही प्रसिद्ध वन है जहाँ पे पांडवों ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था, कमयाका वन। उसके बाद है अदिति वन। तो ये माता अदिति जो देवों की माता मानी जाती हैं, उनको समर्पित वन था और डिवाइन प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता था ये वन। उसके बाद है व्यास वन। ये महर्षि वेद व्यास से जुड़ा हुआ है। वेद व्यास वही महान ऋषि थे जिन्होंने चारों वेदों को कंपाइल किया और महाभारत की रचना की और इसीलिए उन्हें भारत के सबसे महान ऋषियों में भी गिना जाता है। फिर आता है फाल्की वन। फाल्की वन, इस वन के संबंध तपस्या और देवलोक से माना जाता है। तो कई ऋषि मुनि यहाँ पे ध्यान और साधना किया करते थे फाल्की वन में। फिर है सूर्य वन। सूर्य वन क्या होता है कि सूर्य देव की उपासना यहाँ पे होती थी। सूर्य को ऊर्जा और जीवन के प्रमुख स्रोत माना जाता है। आज भी हम सूरज की पूजा करते हैं। तो हमारे हरियाणा में वन था जो वमन पुराण में प्रेजेंट था, सूर्य वन। फिर है मधु वन। तो मधु का मतलब क्या? शहद यानी हनी। तो ये जो मधुवन है ये अपनी हरियाली, फूलों और प्राकृतिक शहद के लिए मशहूर वन था। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, जो फिजिकल एविडेंस है, जो भौतिक वस्तु हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, वो कौन सी हैं? सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टूल। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है वो समय जब इंसान ने लिखना सीखा ही नहीं था। तो इस पीरियड का इतिहास हमें लिखते हुए रिकॉर्ड से नहीं बल्कि टूल्स या कोई फॉसिल से बताता है। तो हरियाणा में मंगरबानी, जो फरीदाबाद में है मंगरबानी, और पिंजौर कालका रीजन यानी कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट शिवाली हिल के पास, वहाँ से मिलता है क्वार्ट्ज़ाइट कोर और फ्लेक टूल्स। तो क्वार्ट्ज़ाइट क्या होता है? क्वार्ट्ज़ाइट होता है सख्त पत्थर, एक हार्ड पत्थर। तो प्राचीन इंसान क्या करता था? पत्थर से हथियार और औजार बनाता था, हमें सबको पता है। अब जब एक बड़े पत्थर को तराश के कोई शेप दी जाती थी या कोई टूल बनाया जाता था, जैसे चाकू बना लिया या एक एक्स बना ली, हथौड़ा बना लिया, तो एक शेप दी गई। हम कहते थे कोर टूल, मतलब एक काम करने के लिए वो चीज़ बना ली। और जब उस कोर टूल को बनाते वक़्त कोई छोटे-छोटे या पतले और तेज़ टुकड़े निकलते थे, तो उनको भी हम चाकू की तरह इस्तेमाल कर लेते थे, नाइफ़ की तरह इस्तेमाल कर लेते थे, तो उन्हें कहते थे फ्लेक टूल्स। ये 3 तरीके के टूल्स हैं। उसके बाद आते हैं कॉइन्स पे, सिक्कों पे। तो 3 इम्पोर्टेंट टाइप के कॉइन मिले हैं। तो सबसे पहले है पंच मार्क्ड कॉइन, यानी कि इनको पंच मारा गया है, आहत किया गया है, निशान बनाया गया है इनके ऊपर। तो इन सिक्कों पर अलग-अलग से सिंबल करके इनको पंच किया जाता था। तो ये भारत के सबसे पुराने सिस्टमैटिकली इशूड, इसका मतलब क्या है कि व्यवस्थित रूप से जारी किए जाते थे ये कॉइन। जैसे आज के ज़माने में हमारे जो नोट्स हैं वो व्यवस्थित रूप से जारी किए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी नोट आ जाता है। प्रॉपर नोट्स हैं, 101 का नोट नहीं है, 100 रुपए का नोट है। तो वैसे ही ये पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। और रोहतक जो है, जो हरियाणा का रोहतक है, वहाँ से इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं। इंडो ग्रीक का मतलब कि ग्रीक शासक जो भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों पर राज किया करते थे। तो इन कॉइन से क्या पता चलता है कि हरियाणा का उनके साथ भी संबंध था। और मिठाथल, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है मिठाथल, वहां से मिले हैं कुषाण एम्पायर के कॉइन। फिर थर्ड आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन पे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? शिलालेख, मतलब कि पत्थर हो गया या कोई स्तंभ हो गया या कोई मेटल धातु पर लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो हरियाणा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले है टोपरा का अशोकन एडिक्ट, टोपरा कला। टोपरा कला यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हिला था ये। एडिक्ट का मतलब होता है कि राजा का आधिकारिक आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर। उस समय जब उन्हें ऑफिशियल ऑर्डर होता था तो वो पत्थर पे लिख देते थे। तो अशोका ने जो अपना धम्म है, धम्म यानी कि अच्छा जीवन जीने का,
जो नैतिक शिक्षा है, जब उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था तो वो धम्म का प्रचार किया करते थे कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। वो सारी बातें उन्होंने पिलर्स पे, जिसे स्तंभ कहते हैं, या पत्थरों पे, चट्टानों पे खुदवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, ये जो पिलर है, यमुनानगर से, यमुनानगर के टोपरा से वो दिल्ली ले आए थे और फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर उन्होंने ये स्थापित कर दिया था। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, हांसी में, यहाँ पे मिलते हैं पृथ्वीराज दो के इंस्क्रिप्शन, जो चौहान शासकों के इतिहास को समझाने में मदद भी करते हैं। पृथ्वी हंसी, आप ऐसे याद कर लेना, पृथ्वीराज दो का इंस्क्रिप्शन हांसी में। उसके बाद है सील्स एंड मॉन्यूमेंट। सील क्या होती है? सील होती है एक ऑफिशियल स्टैम्प कि इस पे सील लगा दी गई है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। कोर्ट में देखा होगा सील लगाते हैं तो ऑफिशियल स्टैंप होता है। तो उसका यूज क्या होता था? ट्रेड या व्यापार के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सील का यूज होता था। तो ये राखी गढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट और अग्रोहा जो भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से मिली सील्स बताती हैं कि हरियाणा में हजारों साल पहले भी अच्छा ट्रेड था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस टाइम भी था। अब बात करते हैं चानेती स्तूपा की। तो चानेती स्तूपा कहाँ है? ये यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट में चानेती विलेज में स्थित है और ये 3rd सेंचुरी यानी कि मौर्यन पीरियड का माना जाता है। स्तूपा क्या होता है? स्तूप यानी कि भगवान बुद्ध या उनके जो शिष्य हैं उनसे जुड़ी पवित्र वस्तुएं या उनके अवशेष रखे जाते हैं स्तूपा के अंदर। तो स्तूपा बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा अच्छा सिंबल है। ऑल्सो हरियाणा गवर्नमेंट के पास क्या है? हरियाणा स्टेट आर्काइव्स है। उनके पास 1822 से लेके आज तक के बहुत सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड सुरक्षित हैं और हिस्टोरियंस को जब मॉडर्न हरियाणा की हिस्ट्री समझनी होती है तो वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि 3000 साल पुरानी किताबें। तो उसमें आते हैं सबसे पहले वैदिक और एपिक सोर्सेज। वैदिक काल में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, एक तो है जैमिनीय ब्राह्मण और दूसरा है छदोंग्या उपनिषद। उसके बाद है महाभारत। महाभारत में एक खास नाम दिया गया है बहुधन्य। बहु मतलब बहुत, धन्यक मतलब अनाज, मतलब बहुत अधिक अनाज करने वाली, पैदा करने वाली भूमि। तो इसी महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का भी उल्लेख मिला है। नकुल दिग्विजय क्या थे? ये नकुल कौन थे? ये पांडव थे और उनकी विजय यानी कि उनकी जीत का वर्णन है। अब आगे बुद्धिज्म और जैन ग्रंथ जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है पपंच सुदानी। तो इसमें भगवान बुद्ध का हरियाणा से जो संबंधित वर्णन है वो मिलता है पपंच सुदानी में। और दिव्य वादन में रोहतक और अग्रोहा में बुद्धिज्म के इम्पोर्टेंट सेंटर थे, तो ये मिलता है दिव्य वादन में। और भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु जो होते हैं वो जैन से संबंधित होते हैं। तो अग्रोहा को कहते हैं कि अग्रोहा जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन और मेडिवल सोर्सेज पे। तो अब आप सोचो कि एक फॉरेन ट्रैवलर ने 1400 साल पहले हरियाणा देखा, तो उसकी डायरी मतलब कितनी वैल्यूएबल होगी? 1400 साल पुरानी डायरी। तो इसीलिए जुआनजांग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये चाइना से भारत आए, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इन्होंने हर्षवर्धन के समय थानेसर का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। तो जुआन जांग, हर्षवर्धन, चाइनीज ट्रैवलर, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही। तो मेडिवल जो पीरियड था उसमें मिलता है तारीख फिरोज शाही, जिसे लिखा था जियाउद्दीन बरानी ने। ये दिल्ली सल्तनत की बुक थी। इसमें हिसार और हांसी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात मिलती है। तो 2.5 मिलियन पहले दो थिएटर में बांटा गया है अर्ली मैन को। तो पहला एरिया था शिवालिक का, यहाँ पिंजौर शिवालिक साइड, पिंजौर और कालका के पास पुराने स्टोन्स मिले हैं, इंसानों के एविडेंस मिले हैं। एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हैं गाय एलोफ पिलग्रिम, उनको यहाँ पे दांत मिला इंसान का, जो बताता है कि यहाँ पे इंसान रहा करते थे। और सदर्न थिएटर यानी साउथ की तरफ है अरावली हिल्स। तो यहाँ पे मिला है मंगरबानी, जहाँ इंसान रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पे केव मिली है, पत्थर की बनाई हुई रॉक शेल्टर, तो पेंटिंग भी मिली है। तो वो अर्ली एविडेंस को दिखाता है। मंगरबानी इंपॉर्टेंट जगह है, गुरुग्राम फरीदाबाद के पास है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मंगरबानी कहाँ है? गुरुग्राम फरीदाबाद के पास है। पेलियोलिथिक एज क्या होती है? पेलियो का मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर। तो एक ऐसा समय था जब इंसान पत्थर के औजार बनाता था। क्यों? हंट करता था,
या फल-फूल इकट्ठा करना, तो हंटिंग और गैदरिंग के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक, इसमें क्या था, बड़े और भारी पत्थर के टूल थे, कोर टूल उन्हें बोलते थे। बड़े पत्थर को तराश के बनाया गया टूल, जिससे शिकार या जंगल का खाना इकट्ठा करता था। तो शुरुआती स्टोन एज थी लोअर पैलियोलिथिक। फिर मिडल में आई मिडल पैलियोलिथिक, तो इसमें छोटे और ज़्यादा तेज़ चीज़ें बनने लगी, तो फ्लेक टूल्स आए। तो बड़े पत्थर से तोड़कर मतलब तेज़ टुकड़े टुकड़े बनाए गए। इसको चाकू की तरह आप यूज़ करते थे। तो शिकार करना पहले से और आसान हो गया मिडल पैलियोलिथिक में। फिर आई अपर पैलियोलिथिक। अब इसमें और भी ज़्यादा छोटे टूल्स आए। तो इंसान ने क्या करा, केव पे पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। और फिर शिकार और रहने का तरीका और बेहतर हो गया अपर पैलियोलिथिक में। तो लोअर, मिडल, अपर। इसका एग्जाम्पल क्या है, मंगर बानी। बानी में मिले पुराने पत्थर के टूल्स। पिंजोर कालका में मिले थे क्लेक और फ्लेक के टूल्स। तो बड़े टूल्स लोअर में, मिडल में छोटे और तेज टूल्स, और अपर में सबसे अच्छे टूल्स और केव पेंटिंग्स। अब हम इस क्लास का आखिरी टॉपिक करेंगे, फिर आगे अगली क्लास में करेंगे हम। तो हड़प्पा से पहले कर लेते हैं कि हड़प्पा से पहले हरियाणा में कौन रहता था। तो सबसे पहला क्लू था आर्कियोलॉजिस्ट को, हरियाणा में कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी पुराने थे। हड़प्पन कौन सा, ये राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, इससे भी पुराने। तो इस पीरियड को कहा गया प्री हड़प्पन बेस। एक फाउंडेशन थी जिसपे हड़प्पा सिविलाइजेशन खड़ी हुई। तो इसमें कल्चर आते हैं, सबसे पहले है सिसवाल कल्चर। सिसवाल कल्चर से पहला क्लू मिलता है, ये है हिसार और जींद के आसपास। यहाँ पे सरस्वती और चोटांग नदियों के किनारे लोग बसा करते थे। तो ये सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, ये फार्मिंग किया करते थे, ये एनिमल पाला करते थे, ये परमानेंट सेटल बना चुके थे। तो सिसवाल कल्चर बहुत फेमस है। उसके बाद है हाकरा कल्चर। क्या है, ये लाल रंग की डेकोरेटेड पोट्री पीसेस, लाल लाल रंग की डेकोरेटेड पोट्री का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये उस टाइम भी सोचिए, हड़प्पा अभी बना नहीं है, उससे भी पहले पोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, सुंदर सुंदर पोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और डिज़ाइंस का इस्तेमाल हो रहे हैं। और हर डिज़ाइन हमें उस टाइम के लोगों के बारे में बताता है कि वो कैसे रहा करते थे, क्योंकि डिज़ाइन आप वही बना सकते हो जो आपने देखी हो। और फिर लगभग 2600 बीसीई में सीन कम्प्लीटली बदल जाएगा, और फिर हरियाणा में एंट्री हो जाएगी मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के। बनावली जैसे शहरों में प्लान्ड रोड्स होंगे, फोर्ट्स बनाए जाएंगे, फोर्टिफिकेशन होगी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम आपको दिखाई देगा। तो ये ऐसे लगता है ना कि सिविलाइजेशन को सडनली नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर दिया हो। तो हड़प्पा की जो कहानी है वो मोहनजोदारो से शुरू नहीं होती, उससे पहले सिसवाल, खाकरा कल्चर, ये इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। इस कहानी के पार्ट 2 में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, जो अगली वीडियो में अपलोड होगा। तो इस संपूर्ण जीके सीरीज के अंदर हम पॉलिटी, इकोनॉमी, हरियाणा जीके को पूरी तरीके से, ज्योग्राफी पूरी तरीके से हम उसे कवर करेंगे, और ये फ्री में अवेलेबल होगा हमारी प्लेलिस्ट में। तो चेक आउट द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच।